वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए, हम लोगों ने अभी इससे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन सीखा था, यानी चल कुंडल धारामापी का परिचय सीखा था। इसके बाद मैंने बताया दो प्रकार का है, एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी, एक होता है कीलकित। नाम लिखा चुका हूं दोनों में रचना में भेद है खाली। तो रचना तो हो चुकी है, रचना के उपरांत अब क्रिया विधि पर बात करते हैं। कार्य विधि, क्रिया विधि, वर्किंग थ्योरी, कुछ डिस्कशन होगा। तो देखिए, हम लोगों ने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था कि यदि कोई धारा लूप यानी धारावाही कुंडली कॉइल है और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। ये सूत्र हम पढ़ा चुके हैं। मैं सीधे यहां सूत्र इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा यदि कोई धारा लूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण ये सूत्र हमने पीछे पढ़ाया है, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं। लगने वाला बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा, या इसी को हम पढ़ लेते थे बिना साइन थीटा, याद है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BINA बिना साइन थीटा। ये तो सूत्र तुम्हें याद ही हो गया है। थीटा माने होता है कोण। यहां हम थीटा को फाई भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? फाई। हमने बस इस कोण को क्या मान लिया है? फाई। क्या मान लिया है? फाई चिन्ह ले लिया बस। एक तो बात ये हो गई। यहां पर सबका मतलब चाहो तो लिख सकते हो, जहां B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। I क्या है? धारा। N क्या है? फेरों की संख्या, फेरों की संख्या है। A क्या है? क्षेत्रफल है कुंडली का। ये सब तो बातें हो गई। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर कोई धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में है तो इस पर बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण इसको घुमाने का प्रयास करता है। क्या करता है? ट्विस्ट कराने का। जैसे यहां देखो आप डायग्राम में, ये जो कुंडली एक कॉइल है, ये रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में। कहां रखी हुई है? चुंबकीय क्षेत्र में। ये देखो कॉइल, ये जो कॉइल आपको दिख रही है, ये कॉइल यहां चुंबकीय क्षेत्र B में रखी है कि नहीं रखी, बताओ? और इस कॉइल में एक धारा बह रही है। क्या बह रही है भाई? धारा, करंट। पीछे एक आर्टिकल पढ़ा चुका हूं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अगर होता है तो उस पर बल युग्म लगने लगता है। इस चक्कर में ऐसे ही घूमेगी ये कुंडली, ऐसे घूम जाएगी, ट्विस्ट होगी। ट्विस्ट मतलब ऐठन। साथ में स्प्रिंग भी लगी हुई है, भी ऐठ जाएगी, इसमें भी ऐठन उत्पन्न होगी। तो जब ये चुंबकीय बल के कारण ऐसे घूमेगी तो कुंडली, यानी ये आपकी स्प्रिंग लगी है, इस कुंडली को वापस लाके फिर से ऐसा कर देगी। यानी एक बार जो चुंबक का बल है वो इसको सीधा ऐसे पलटा देगा और स्प्रिंग वापस इसको फिर सीधा कर देगी। तो बार बार इस तरह ट्विस्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ? ऐसा होने पर ये जो दर्पण लगा, मिरर M आपके चित्र में बना होगा, उस पे जो इमेज बन रही होगी प्रकाश की, वो भी विक्षेपित होती है। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए एकांक ऐठन के लिए, ध्यान रखना, मैं एक चीज मान रहा हूं, माना एकांक ऐठन के लिए, ऐठन माने ट्विस्ट होता है। क्या होता है? मरोड़ कह सकते हो। एकांक ऐठन के लिए बल युग्म C है। कितना है?
मैंने एक मात्रक ले लिया, अपनी तरफ से सिंबल ले लिया, हमने क्या नाम दिया इसको, सी। सी बलयुग्म है, एकांक ऐंठन, यानी एक अंश अगर ये स्प्रिंग घूमती है तो सी है, 2 अंश के लिए 2 सी, 3 अंश के लिए 3 सी, और मान लीजिए 5 अंश तक ऐंठन हो गई, कितना घूम गया स्प्रिंग, 5 अंश, तो अब हम कहेंगे 5 अंश की मरोड़ के लिए, मरोड़ माने ट्विस्ट के लिए, मरोड़ के लिए बलाघूर्ण, बलाघूर्ण टाउ बराबर C5, समीकरण 2। देखिए ये स्प्रिंग के लिए निकाला मैंने C5, किसके लिए निकाला है, ये भी टाउ का मान है, और इससे पहले जो टाउ निकाला था ये क्वाइल के लिए निकाला था बिना साइन थीटा वाला, और क्वाइल जितना ऐंठन करके वापस ले जाती उतने तो स्प्रिंग बैक करके आती है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं, बताओ। समीकरण 1 में जो टाउ निकाला है और जो समीकरण 2 में टाउ निकाला, इन दोनों के मान कैसे होंगे, परस्पर बराबर होंगे। तो अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दे रहा हूं, देखो समीकरण 1 व 2 से, जरा ध्यान देना, इनको आपस में बराबर कर दो। तो यहां पर क्या लिखा है, BI NA sin फाई बराबर C5 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यहां से इस चीज को समझें आप लोग, इसका मान ये निकला है। यहां पर हम I का मान पहले निकालते हैं, I बराबर C बटे, देखो क्या क्या नीचे डिवाइड में जा रहा, देखो BNA और फाई यहां भी है, और नीचे आ गया साइन फाई, क्या आ गया, अभी तो धारा का मान ये आया है। ये जो राशि है, ध्यान दीजिए भैया लोगों, ये पूरी तरह सब कांस्टेंट होंगे, क्या होंगे, इनका मान बार बार नहीं बदला जाएगा। जैसे सी मैंने माना एकांक ऐंठन के लिए बलयुग्म, बी चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबक लगाए उनका जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक बार आपने चुंबक यूज कर लिया वही काम करेगा। फेरों की संख्या कुंडली में बार बार थोड़ा बदलोगे। क्षेत्रफल, ये सब क्या है, कांस्टेंट, इन्हें हम मान ले रहे हैं यहां पर, इस पूरे को एक नया नाम, माना C बराबर BNA इज इक्वल टू K, क्या कहेंगे इसको, K, एक फैक्टर कहलाएगा, अभी आगे उसका नाम लिखेंगे। तो जरा ध्यान देना, I बराबर K इंटू फाई बटे साइन फाई आया कि नहीं आया, बताओ। कुल मिला के जो धारा का मान I है वो समानुपाती हुआ किसके, फाई बटे साइन फाई के। अभी पूरी बात नहीं हो पा रही, सुनते जाना जरा बात को। यहां पर एक अब छोटा सा एक परिचय कराने वाला हूं, एक टॉपिक है जिसको कहते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहते हैं, अलग से 1 नंबर में कभी कभी परिभाषा आती है, पहले अब उसको बताएंगे, उसके बाद इस चीज को शुरू करेंगे। तो अब हम यहां पर डालते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, ये नई चीज है तुम्हारे लिए समझना। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, अब जरा इसको समझना। देखिए एक ऐसा चुंबक की व्यवस्था बनाई जाए, ये चुंबक है, देखो ऐसे काट करके बना दिए हमने, चुंबकों को थोड़ा इस तरह काटा है, इसके बीच में कुंडली को रखा है, कोई कॉइल रखी है, देखो कॉइल अगर कभी देखा जाए, कॉइल का जो अक्ष होगा वो इसके साथ लंबवत महसूस करेगा कि नहीं, बताओ, परपेंडिकुलर महसूस हो रहा है कि नहीं, बताओ। वृत्त के लिए जो त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम लोग इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनाएं जिसमें सदैव बी और ए के बीच, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, ए माने क्षेत्रफल के बीच हमेशा कोण कितना बने, 90 डिग्री। इसकी परिभाषा यही है, देखो हम कहेंगे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके लिए बी तथा ए, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, ए माने क्षेत्रफल सदिश, बी तथा ए के मध्य कोण सदैव 90 अंश हो। कोण सदैव कितना हो,
90 डिग्री हो, यानी जो साइन फाई है, ध्यान देना, अब ऐसी स्थिति में तब साइन फाई का जो मान है वो साइन 90 हो गया, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये जो सूत्र भी निकाला था हमने, आई प्रोपोर्शनल फाई अपान साइन फाई, यहां साइन फाई को साइन 90 करके 1 कर दो, तो अब देखिए आई का सूत्र क्या बन रहा है, अतः आई समानुपाती फाई बटे साइन 90 हुआ, और साइन 90 का मान 1, तो आई समानुपाती फाई बचा कि नहीं बचा बताओ। यहां से हमने एक चीज सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो मिरर या दर्पण में डिफ्लेक्शन हो रहा है, विक्षेप, वो सीधा धारा को बता रहा है या धारा सीधा विक्षेप पर निर्भर कर रही है। जितना ज्यादा विक्षेप होगा, जैसे आप देखो वोल्टमीटर वगैरह में जो सुई लगी होती है, जितना आगे बढ़ती है उतना ही तो वोल्टेज या हम लोग वो बताते हैं कि इतने एम्पियर की धारा है। तो जो धारा का मान है सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रहा है, देखो विक्षेप पर। किस पर? विक्षेप पर। फाई क्या है? विक्षेप कोण। तो हम कहेंगे अर्थात धारा आई विक्षेप फाई पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। अतः फाई का मान ज्ञात करके, फाई का मान ज्ञात करके धारा आई का मान निकाला जा सकता है, धारा आई का मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई, यहां तक नोट करो, फिर आगे का हिस्सा हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए हमने पीछे डिस्कशन में एक बात बताई थी कि जो डायग्राम आपके सामने बना था ये तो सिर्फ उपकरण का एक हिस्सा है, इसके सामने एक और होता है, स्टैंड होता है, एक स्टैंड के ऊपर एक स्केल लगा होता है, याद है? स्केल लगा होता है, साथ में एक लैंप लगा होता है। क्या लगा होता है? ये इसके सामने का हिस्सा, ये बनाना नहीं है डायग्राम में, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इसका उपयोग होने वाला है। क्योंकि देखिए जो दर्पण लगा था अभी तुम्हारे सामने स्ट्रिप के ऊपर, जब इस वाले लैंप से प्रकाश दर्पण पे गिरता है तो दर्पण की छाया आपको स्केल पर मिलती है। यहां देखो, यहां पर ये मिरर की छाया मिलेगी आपको। अब यहां विक्षेप की स्थिति समझना जरा। जैसे यहां तुम्हारा मिरर लगा था, मेन दर्पण तुम्हारा ये है मान लो, और दर्पण की जो छाया है वो स्केल के ऊपर गिर रही। जरा मेरी बात को थोड़ा समझना एक जगह। ये स्केल मैंने बना दी, यही वाली स्केल है, ये दर्पण है जो आपकी स्ट्रिप पर चिपका है, डायग्राम में बनवाया था, और ये स्केल है जो सामने उसके रखा है। मैंने इसको डायग्राम समझाने के लिए ऐसा बना दिया है, मतलब यहां से दर्पण और ये स्केल है, ऐसे आमने सामने समझ लो। तो इसके यहां पर फोकस जा रहा है, इसका देखो, जब धारा नहीं बह रही तो 0 पे है। इसके बाद ये जैसे ट्विस्ट करेगा, देखो यहां पर दर्पण लगा है तो ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगा, तो इसकी छाया इस वाले स्केल पर, स्केल ऐसे बनी एक्चुअल में सामने सामने, लेकिन हम लोग मजबूरी ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे बनाया है। तो देखो जब दर्पण ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेगा तो प्रकाश यहां से यहां से यहां ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा बताओ? तो ये प्रकाश मान लीजिए 2 बिंदुओं के बीच घूमता है, एक इस बिंदु और एक इस बिंदु। देखो ध्यान देना है, ये M1 मान लो स्थिति पहुंच गई और ये M2, यानी इस वाले दर्पण के जो प्रतिबिंब बन रहा है स्केल पर, वो इन 2 बिंदुओं के बीच बार बार कंपन करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जब कॉइल ट्विस्ट हो गई उसमें जो दर्पण लगा होगा उसकी छाया भी सामने स्केल पर ट्विस्ट होगी। तो ये वाला एक कोण नापेंगे हम लोग, इसको फाई बोल देंगे। देखो विक्षेप कोण, एक और उधर विक्षेप हो रहा है, एक और इधर विक्षेप हो रहा है, टोटल कोण कितना हो गया? 2 फाई। आमने सामने की यानी दर्पण से स्केल की दूरी को कैपिटल डी कह दिया, और ये जो गैप है इसको 2 स्मॉल डी कह दीजिए। यहां से हम अगर चाहें तो tan 2 फाई का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? tan 2 फाई। देखो 2 फाई कोण है पूरा कि नहीं पूरा? और tan क्या होता है हमारा बताओ? लंब बटे आधार। होता है कि नहीं होता बताओ? आधार की जगह d हो जाएगा, लंब की जगह ये 2d हो जाएगा। या सिंपल फाई भी निकाल सकते हैं, देखो इससे आधे से निकाल सकते थे हम लोग। हम 2 ना इस्तेमाल करें, हम केवल फाई से सॉल्व करते हैं। आधा हिस्सा ले लो,
तो ये इतना हिस्सा डी कहलाएगा और ये कैपिटल डी है, तो डी बाई कैपिटल डी बना कि नहीं बना बताओ। और छोटे कोण के लिए तुमने सुना होगा साइन को और टेन को छोड़ दिया जाता है। छोटे कोण के लिए ये कितने लोग जानते हैं, छोटे कोण के लिए हम चाहें तो साइन थीटा जैसे हो छोटा कोण तो उसको हम थीटा लिख पाते हैं, या टेन थीटा को भी थीटा लिखा जाता है। ये कितने लोग जानते हैं ये वाली बात। अगर कोण छोटा हो, स्मॉल एंगल हो, तो साइन थीटा को हम थीटा सीधे लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं। सुन लीजिए ऐसा कैसे होता है, फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे लेकिन हम बता दे रहे हैं तुम्हें। मैथमेटिक्स में कैलकुलस में एक चैप्टर है लिमिट और कंटिन्यूटी, सीमा और सतता। मैं आपको बता दूं साइन का विस्तार क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपान फैक्टोरियल 5। जिन लोगों ने ये सुना है ठीक है, नहीं सुना तो आज सुन लो। ये साइन की सीरीज कही जाती, साइन की श्रेणी। कितने लोगों ने सुनी है? काफी लोगों ने सुनी है। कॉस की श्रेणी बताओ, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपान फैक्टोरियल 4। ऐसे चलता है। ऐसे ही टेन थीटा की भी सीरीज होती है, ठीक है, जैसे ही साइन की होती है ऐसे ही थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3, बस यहाँ फैक्टोरियल नहीं होते हैं, बस ऐसे। मैं बात करता हूं छोटे कोण के लिए। अगर कोण बहुत छोटा है, देखो यदि थीटा को हम छोटा कोण मान लें, छोटा माने 0.01 अंश मान लो, मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, 0.01 अंश है, अगर इसका यहां मान रखो, यहां मान रखो, यहां मान रखो, देखना जरा 0.01 अंश का क्यूब करो तो कितना आएगा, बता सकता कोई मुझे? 0.0000 5 बार तो 0 आएंगे, फिर 1 आएगा। ये कितना छोटा मान हो गया देखो, यानी छोटे कोण का क्यूब तो और छोटा है, बहुत छोटा है, उसे छोड़ा जा सकता कि नहीं बताओ? तो आगे की सब चीजें छूट जाती हैं, देखो बेकार होती, मतलब उनके मान कोई महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो बचा क्या? थीटा ही तो बचा सीधा। छोटे कोणों के लिए साइन थीटा थीटा होता है और टेन थीटा भी थीटा होता है, और कॉस थीटा क्या हो जाता है? 1। ये इस तरह से निकाला जाता है। फिलहाल हम बात यहां करें छोटे कोण के लिए, हमने कहा थीटा थीटा, यानी ये वाले सूत्र में अगर हम कहें तो सीधे कह सकते हैं फाई बराबर डी अपान डी, या सीधा सीधा फाई का मान डी पर निर्भर कर रहा है। निर्भर कर रहा है कि नहीं? फाई का मान देखो, डी हटा दिए वाला, तो फाई का मान किस पर निर्भर कर रहा है? डी पर। और पीछे देखो फाई किस पर निर्भर कर रहा था? आई पर। देखो तो कुल मिला के आई निर्भर कर रहा है किस पर? डी पर। आई डिपेंड ऑन फाई, और फाई सीधा प्रोपोर्शनल हो गया डी। डी माने जो स्केल में विच्छेद दिखाई पड़ रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, तो जो प्रतिबिंब गिरता है ये दूरी नाप ली जाती है, ये डी है, और डी डिपेंड कर रही है फाई पर, फाई कर रहा है आई पे, तो जो डी है वही आई बन जाता है। इसलिए डी नाप करके स्केल पर हम धारा निकालते हैं। यहां से ये चीज समझाई, इसको और नोट करो उसी के आगे, फिर हम आगे का विस्तार बताते हैं। देखिए अब इसके उपरांत हम इसी टॉपिक को आगे और बढ़ाते हैं। इसमें आता धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है। सुग्राहिता को इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी वर्ड बना सेंस से। सेंस नॉनसेंस दो शब्द सुने होंगे आपने। लोग कभी कभी गाली में कह देते हैं नॉनसेंस कहीं के, मतलब तुम फीलिंग को समझते नहीं हो। जो फीलिंग को ना समझे वो क्या है? नॉनसेंस। और जिसके अंदर सेंस है वो सेंसिटिव। अब देखो इसी क्लास में कुछ भाई लोग ऐसे हैं, उनको चाहे डंडा मारते रहो, हंसते खिलखिलाते जब बने रहें, क्योंकि उनमें सेंस नहीं है। और बहनें अगर हैं उनको कस के सही से डांट दो तो कहो टेसू आने लगे, क्योंकि वो सेंसिटिव हैं, उनके पास सेंस ज्यादा है। तो सेंस से मतलब हमारा यहाँ धारा मापी का, कि अगर किसी धारा मापी से अल्प धारा बहाने पर, थोड़ी सी भी धारा, और उसकी सुई में ज्यादा विक्षेप आ जाए तो सेंसिटिव हुआ कि नहीं? कम धारा देने पर भी ज्यादा विक्षेप दिखे तो सेंसिटिव। यानी थोड़ा कहने का ज्यादा असर पड़ जाए तो सेंसिटिव, और ज्यादा कहने का भी असर ना पड़े नॉनसेंस। खैर तो परिभाषा लिखें, यदि धारा मापी से
यदि धारा मापी से अल्प धारा गुजरने पर अधिक विक्षेप प्राप्त हो, अधिक विक्षेप प्राप्त हो तो वह धारा मापी सुग्राही कहलाएगा, सुग्राही होगा। अब सुनो, ये सुग्राहिता दो प्रकार की है, सुग्राहिता दो प्रकार की है। एक है धारा सुग्राहिता, एक है वोल्टेज सुग्राहिता। तो पहली बात हम पढ़ाने वाले हैं धारा सुग्राहिता। अब ये बात आती, धारा सुग्राहिता क्या है? धारा सुग्राहिता को इंग्लिश में कहेंगे करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। अब सुनिए, धारा सुग्राहिता को SI से प्रदर्शित करते हैं और ये फाई तथा आई का अनुपात होती है। किसका अनुपात होती है? फाई माने विक्षेप कोण और आई माने बहने वाली धारा, इनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगी? धारा सुग्राहिता। पहले परिभाषा लिखे, बाद में सूत्र लिखना। तो हम कहेंगे एकांक धारा के लिए कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाती है। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। पहले परिभाषा है, फिर सूत्र लिखना है। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, SI से प्रदर्शित हो गया तो पहले देखो SI बराबर हो गया फाई अपान आई, या दूसरा सूत्र सुनिए, पीछे हम लोगों ने एक सूत्र निकाला था, आओ वापस देख लेते हैं क्या सूत्र था, जिसमें फाई और आई संबंधित थे एक दूसरे से। हरिओम, ये देखो, ये सूत्र मिला सबको? सबको मिला कि नहीं मिला? यहां पर ध्यान देना, साइन फाई कितना हो चुका है? 190। यहां से फाई बटे आई निकालो तो NBA ऊपर चला जाएगा कि नहीं बताओ, और बटे में C, तो फाई अपान आई हो गया बैन अपान C। क्या हो गया? तो आइए SI यानी कि बैन अपान C बनाते हैं। SI बराबर BAN अपान C। ये जो सूत्र है ये कहलाएगा क्या? धारा सुग्राहिता। इसको नोट करो, फिर हम विभव सुग्राहिता की बात करते हैं। देखो, धारा सुग्राहिता के उपरांत हम बात करते हैं विभव सुग्राहिता की, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी। भाई, अगर धारा सुग्राहिता को हमने SI से प्रदर्शित किया था तो इसे काय से प्रदर्शित करना चाहिए? SV से। और वहां फाई अपान आई था तो यहां क्या होना चाहिए? फाई अपान V। अब जरा गौर से देखना भाई साहब, सब लोग देखना, ये फाई अपान आई है ना, और ये फाई अपान V है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि V = IR होता है तो क्या तुम मुझे रोकोगे? मना कर दोगे कि सर झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं ना। अच्छा, इसमें देखो फाई अपान आई छुपा है कि नहीं अपने आप? देखो, फाई अपान आई माने धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता कितनी है? देखो, बैन C कितनी है? BAN अपान C है, और एक R यहां पहले से पड़ा है तो CR हो गया नीचे। क्या हो गया? तो बैन हो गया CR। देखो, ये वोल्टेज सुग्राहिता कितनी है? बैन CR को क्या कर दिया? बैन। हटा, नोट कर लो विभव सुग्राहिता।